हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से मन लगा के मेहनत से कर रहे होंगे। मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माधुरी यादव टीजीटी में। फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना प्यारा सा सपोर्ट मुझे ज़रूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, हम लोग मिनरल स्टार्ट कर चुके हैं। कल हम लोगों ने मिनरल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, है ना, कि ट्रेस एलिमेंट क्या होता है, माइक्रो मिनरल क्या होते हैं, एस किसे कहते हैं, और जो है मिनरल्स की संख्या कितनी होती है, इनका हमारे बॉडी में कितने अमाउंट में यूज होता है, मिनरल्स हमारे बॉडी में कितने % होते हैं, ये सब हम कल पढ़ चुके हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट के रूप में। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैल्शियम को। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैल्शियम। तो चलिए हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करें प्लीज़ फ्रेंड्स, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी क्लास से रिलेटेड, क्योंकि इन तक कुछ ना कुछ टॉपिक में होता ही है कि जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो है जो होम साइंस का ये टॉपिक हम लोग चला रहे हैं, आप देखते होंगे कि होम साइंस मतलब जहाँ भी होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे नेट का हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, आईसीडी, ट्रिपल एसबी, बिहार स्टेट, जितने भी होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स होंगे वो हर जगह यूजफुल लेने वाले हैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सिर्फ ये टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए है, एलटी के लिए है, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अलग अलग पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो अलग का मैटर है, लेकिन कुछ टॉपिक्स कॉमन होते हैं, लगभग वो हर जगह से क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो हम लोग चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैल्शियम। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं कैल्शियम को। ठीक है, देखिए ये कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे शरीर में जो कुल मिनरल्स होते हैं उनका जो 4% भाग होता है वो क्या होता है, खनिज लवण होता है। ठीक है, जिनमें से मतलब इन 4% में से जो 2% भाग होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, कैल्शियम का होता है। ठीक है, और 99 देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, 99 जो % भाग है कैल्शियम का वो कहाँ पे पाया जाता है, जिनमें अस्थियों और दांतों में पाया जाता है। ठीक है, देखिए ये 2% को हम लोग 100 मान के चलेंगे। ठीक है, ये जो 2% भाग जो कैल्शियम का होता है उनमें 90% जो भाग होता है वो कैल्शियम का वो किस में होता है, अस्थियों और दांतों में पाया जाता है। और शेष जो 1% कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, कोमल तंतुओं में पाया जाता है, जैसे रक्त सीरम में व अन्य भागों में पाया जाता है। ओके, देखिए शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, लगभग 1000 से 1200 ग्राम तक होती है। कितनी होती है कैल्शियम की मात्रा, 1000 से 1200 ग्राम तक होती है। कैल्शियम जो है बॉडी में कभी भी अकेला कार्य नहीं करता है, ये सदैव किसके साथ मिलकर कार्य करता है, ये किसके साथ मिलकर काम करता है सदैव, कैल्शियम जो है किसके साथ, फास्फोरस के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो कितना होता है, तो 1:1 होता है। और वयस्कों में कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो कितना होता है, 1:2 होता है। ओके, आगे हम देखते हैं कि सोर्सेज इसके क्या क्या होते हैं। देखिए मुख्य रूप से ये कहाँ पाया जाता है, तो कैल्शियम प्राप्ति का मुख्य स्रोत जो क्या होता है, दूध होता है, तिल होते हैं, तिल में कौन सा तिल, सफ़ेद तिल होता है। ठीक है, और तिल के छिलकों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। ठीक, और ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट हमारे शरीर में कैल्शियम को अवशोषित नहीं होने देता है। और ये कैसा होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट अघुलनशील होता है। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है यहाँ से कि क्या बोलते हैं, कैल्शियम के मतलब जो आयरन के अवशोषण में बाधक तत्व क्या होते हैं, ऑक्सलेट होता है। ओके, और आयरन के अवशोषण में जो सहायक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई और विटामिन बी, जिसे और जो विटामिन बी होता है वो किस में पाया जाता है, फर्मेंटेड फूड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं, ठीक है, किण्वीकरण के जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनमें पाए जाते हैं। कैल्शियम के कार्य क्या होते हैं वो हम देखते हैं आगे। देखिए कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या होता है, हड्डियों व दांतों के निर्माण में ये सहायता करता है। ओके, किसके निर्माण में, हड्डियों और
दांतों के निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, देखिए हड्डियाँ क्या होती हैं, भ्रूणावस्था में कैसी होती हैं, बहुत ही देखिए सॉफ्ट होती हैं, आप देखते होंगे नाजुक होती हैं, क्योंकि इन हड्डियों में क्या होता है, मैट्रिक्स भरा होता है। ये पूछा जाता है कि हड्डियों में क्या भरा होता है, तो मैट्रिक्स भरा होता है। इन हड्डियों को, जिससे क्या होता है, इन्हीं हड्डियों को उपास्थि कहते हैं या फिर लचीला कहते, लचीली हो, इन्हीं हड्डियों को जो है उपास्थि कहते हैं। जन्म के बाद जो है हड्डियाँ कैसी हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम और फास्फोरस का जमाव होने लगता है। इसी प्रक्रिया को ही कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ये पूछा जाता है। ठीक है, कैल्सिफिकेशन किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि देखो जन्म के बाद हड्डियाँ कैसी होती हैं, कठोर हो जाती हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम और फास्फोरस का जमाव होने लगता है। इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन कहते हैं या फिर ओसिफिकेशन कहते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम जो है फास्फेट और हाइड्रोक्साइड्स के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट बनाते हैं, और ये किस रूप में होते हैं, क्रिस्टल के रूप में होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, जो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं वो हमारी बॉडी में कितना परसेंट होता है, 60 से 70% कहाँ पे होता है, हड्डियों में पाया जाता है। ओके, जिनमें दांतों का इनेमल जो है कैल्शियम और फास्फोरस के कारण ही मजबूत होता है। जो हमारे दांत का इनेमल होता है वो किसके कारण मजबूत होता है, कैल्शियम और फास्फोरस के कारण। जो दांत का इनेमल होता है उसमें 95% भाग क्या होता है, अकार्बनिक होता है। 95% भाग क्या होता है, अकार्बनिक होता है। और दांतों के इनेमल में 36% जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम होता है, और 17% जो होता है क्या होता है, फास्फोरस होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन सा कार्य होते हैं इसमें। शारीरिक वृद्धि में ये सहायता करता है, और रक्त के स्कंदन में सहायता करता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या क्या होता है, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसकी कमी है ना, कमी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। कैल्शियम की कमी होने पर क्या होता है, देखिए हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। देखो हाइपो जहाँ पे लगी रहेगी वहाँ पे कमी को इंडिकेट करेगा, हाइपो कमी को इंडिकेट करता है, और हाइपर अधिकता को इंडिकेट करता है। ठीक है, देखिए कैल्शियम की कमी हो रही है तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, और कैल्शियम की अधिकता होगी तो क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों में क्या होता है, बच्चों में कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो जाता है। इसमें चेस्ट जो है, रिकेट्स जब होता है तो चेस्ट कैसा होता है, ढोलक के आकार में हो जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिजन चेस्ट बोलते हैं। ओके, ये कभी कभी पूछा जाता है कि पिजन चेस्ट किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो कैल्शियम की डिफिशियंसी से हो जाता है। पैर धनुष के आकार के समान टेढ़े हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बोले कहते हैं। ओके, और जो रिकेट्स होता है वो उसमें क्या होता है, अस्थि विकृत होने लगती है। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं, रीज़न क्या क्या होते हैं। देखिए रीज़न होता है कि अस्थियों में डीकैल्सिफिकेशन होने के कारण बच्चों में विभिन्न रोग हो जाते हैं। वो रोग कौन से होते हैं, देखिए डीकैल्सिफिकेशन होने लगता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अस्थियों से कैल्शियम का विसर्जित हो जाता है, मतलब जब हमारी बॉडी में जो है कैल्शियम अस्थियों में नहीं रहता है तो क्या होता है, डीकैल्सिफिकेशन होने लगता है। और कैल्सिफिकेशन क्या होता है, अस्थियों में मैट्रिक्स का जमा होना। ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। वयस्कों में कौन कौन सा रोग होता है, देखिए ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, और वृद्धा अवस्था में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ओके, आगे हम देखते हैं कि देखिए जो ऑस्टियोमलेशिया होता है वो वयस्कों में होता है, और ये पुरुषों की अपेक्षाकृत किस में अधिक होता है, महिलाओं में अधिक पाया जाता है। और ये ज़्यादा कौन सी महिलाओं में अधिक होता है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में और लैक्टेटिंग वुमेन में अधिक पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस किस में होता है, वृद्धावस्था में अधिक होता है। ऑस्टियोपोरोसिस देखिए पोर जहाँ पे होता है मतलब छिद्र होना, ऑस्टियो मीन्स होता है हड्डियों में, तो अस्थियों में क्या होता है, छेद होने लगता है। और ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, डायबिटिक पेशेंट को में अधिक देखने को मिलता है। ओके, आगे हम देखते हैं
हाइपर कैल्सीमिया, इसमें क्या होता है कि कैल्शियम की क्या होने लगती है, अधिकता होने लगती है। इसकी कमी से, इसकी अधिकता से क्या क्या होता है, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक किसमें होता है, 5 से 8 माह के बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, इडियोपैथिक होता है। प्रौढ़ और वृद्धावस्था में कैल्शियम की अधिकता से क्या होता है, जो मिल्क एल्कीलिया सिंड्रोम हो जाता है, और ये जिसको क्या कहते हैं, दुग्ध क्षार बीमारी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, उसको हम देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से। तो कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए विटामिन डी होते हैं, और कौन से होते हैं, भोज्य पदार्थों की अम्लीयता होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का मिश्रण होता है, लैक्टोज होता है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, ये लैक्टोज शर्करा मिल्क में पाया जाता है। और लाइसिन क्या होता है, एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है। वो कौन सा अमीनो एसिड है, इसेंशियल अमीनो एसिड है। ओके, देखते हैं आगे हम कैल्शियम के अवशोषण में बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए बाधक तत्व क्या होते हैं, देखिए जितने भी ऑक्सैलिक एसिड होते हैं, और ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पे पाए जाते हैं, मेनली क्या पाए जाते हैं, छिलकों में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनके छिलकों में पाए जाते हैं। ओके, आगे क्या देखते हैं हम कि आंत्र नली में क्षारीय माध्यम और जो फाइटिक अम्ल होते हैं वो कैल्शियम के अवशोषण में बाधक होते हैं। और वसा की मात्रा जब अधिक हो जाती है, सेलुलोज की अधिक मात्रा होती है, जो सेलुलोज का काम क्या होता है कि आंतों की सफाई करना होता है। ओके, आगे हम देखते हैं कैल्शियम का उत्सर्जन, है ना। देखते हैं कैल्शियम का उत्सर्जन मल के माध्यम से कितना होता है, 125 mg, 125 mg पर डे उत्सर्जन होता है। ठीक है, उसके बाद मूत्र के माध्यम से उत्सर्जन कितना होता है, 175 mg पर डीएल होता है। और पसीने के माध्यम से कितना होता है, 20 mg पर डे होता है। ठीक है, देखिए मूत्र के माध्यम से कितना हो रहा है, 175 mg पर डे होता है। मल के माध्यम से 125 mg पर डे होता है। पसीने के माध्यम से 20 mg पर डे होता है। और हमारी बॉडी से जो है पर डे 320 mg पर डे जो है कैल्शियम उत्सर्जित होता है हमारी बॉडी से। फ्रेंड्स देखिए इस टॉपिक से ज़्यादा ये उतना कैल्शियम का उत्सर्जन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कैल्शियम के अवशोषण में बाधक तत्व तो इम्पॉर्टेंट हैं। कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करने वाले तत्व जो इम्पोर्टेंट है इसको याद रखना है। जितने देखिए ये जो हाइपर कैल्सीमिया है, एक मिनट जी, हाइपर कैल्सीमिया है, इसकी कमी से जो भी रोग हो रहे हैं अधिकता से, ये ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद आगे हम देखते हैं, देखिए डीकैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, ये टर्मिनोलॉजी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसकी कमी से जो प्रभाव होते हैं इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके का क्या क्या कार्य होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। ओसिफिकेशन की टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओसिफिकेशन आपको याद रखना है। और कैल्शियम के क्या क्या कार्य होते हैं ये याद रखना है। और कैल्शियम के जो है अवशोषण में कौन कौन से तत्व सहायक बाधक होते हैं, कौन से तत्व सहायक होते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है याद रखना है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर दीजिए। वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। अन्य फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।